हम घटनात्मक अनुसंधान में प्रदत्त विश्लेषण और व्याख्या के बारे में जानेंगे। घटनात्मक अनुसंधान में हम जो कि एक क्वालिटेटिव रिसर्च का तरीका है, इसमें हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। इसमें सांख्यिकी का प्रयोग बहुत कम होता है, नहीं होता है। और इसमें जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारे पास जो आंकड़े हैं, जो डेटा है, वो शब्दों के रूप में होते हैं। हमने इंटरव्यू लिया है, साक्षात्कार लिया है, तो वहाँ पर वो शब्द ही हैं, वाक्य हैं। यदि हमने ऑब्जर्व भी किया है, अवलोकन भी किया है, तो हमने उसको लिखा है, तो भी हमने शब्दों में लिया है। और तो यदि हमने पिक्चर्स लिए हैं, फोटोज़ लिए हैं, तो उन फोटोज़ को भी हम लोग फिर उसकी व्याख्या करते हैं, शब्दों में ही लिखते हैं। तो मुख्यतः यहाँ पर जो डेटा है वो शब्दों के रूप में होता है। तो यहाँ पर जब डेटा एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पर उस घटना क्रम के बारे में जो अध्ययन किया जा रहा है, संबंधित उस जो प्रासंगिक, विशेष प्रासंगिक जो कथन है, उनको खोजा जाता है, उनको ढूंढा जाता है, उनको चिन्हित किया जाता है। अब ये जो कथन है, ये कथन शब्दों के रूप में भी हो सकते हैं, दो शब्द के रूप में हो सकते हैं, एक शब्द भी हो सकता है, या वाक्यांश हो सकता है, या एक पूरा वाक्य हो सकता है, या फिर वो कई वाक्य हो सकते हैं। ये इसलिए अलग अलग है कि कभी कभी एक ही शब्द से वहां पर उस घटनाक्रम के जो अनुभव किया जा रहा है, वो चीजें वहां पर वो उससे उजागर होती हैं। कभी कभी वो हमें वाक्यांश लेना पड़ता है, कभी एक सेंटेंस, और कभी कभी पर्याप्त अर्थ लेने के लिए हमें कुछ वाक्य भी लेने पड़ते हैं। हो सकता है 2 वाक्य, 3 वाक्य, 4 वाक्य, कभी कभी एक पैराग्राफ भी लिया जा सकता है। तो इन स्टेटमेंट्स को जो कि महत्व रखते हैं, जो प्रासंगिक हैं, उस घटनाक्रम को समझने के लिए उनको चिन्हित किया जाता है। फिर कोडिंग करते, जब हमने उन जो भी हमने इंटरव्यू या साक्षात्कार लिया है, या हमने अवलोकन करके जो बातें देखी हैं उसको हमने लिपिबद्ध किया है, उनको हम बांटते हैं। हम क्या करते हैं कि उन टेक्सचुअल मैटर को, जो डेटा है, जो शाब्दिक प्रदत्त है, उनको छोटे छोटे अर्थपूर्ण भागों में या खंडों में हम उनको बांटते हैं, और उन खंडों को हम एक नाम देते हैं, जिससे कि वो स्पष्ट हो सके कि ये किसके बारे में कहा जा रहा है। उदाहरण के तौर पर, जब दृष्टिबाधित बालिकाओं से उनके जो विद्यालयी जो शिक्षा है, उससे उनका कितना सशक्तिकरण हुआ है, इसके बारे में जब पूछा गया, तो उन्होंने एक तो बात बताई कि उनके ज्ञान में बढ़ोतरी हुई है। अब वो ज्ञान क्या है, जो हम नॉलेज की बात करते हैं, तो उन्होंने साइंस के बारे में भी बताया, उन्होंने कंप्यूटर के बारे में बताया, गणित के बारे में बताया कि इसमें मेरा बढ़ा है, हम इसमें ज़्यादा अब सक्षम महसूस करते हैं, हम ये चीज़ें समझते हैं, विज्ञान के ये बातों को अब हम समझ रहे हैं। और दूसरी जो चीज़ थी, उन्होंने बताया था कि हमारा सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतर्क्रिया, यह भी बढ़ा है। यानी जब वो इस विद्यालय में आए तो केवल उनके मित्र अन्य दृष्टिबाधित विद्यार्थी या लड़कियां नहीं थी, बल्कि जो अन्य विद्यार्थी थे जिनमें किसी प्रकार की दृष्टिबाधिता नहीं थी, वो भी उनके मित्र थे, और उनके संग भी उनकी सामाजिक अंतर्क्रिया बहुत अच्छी थी, मित्रता थी। तो इस तरीके से उनका सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक संबंध, तो ये जो सामाजिक संबंध जतलाने वाले जो वाक्यांश थे या वाक्य थे, उनको चिन्हित करके उनको लिख दिया गया कि सोशल रिलेशनशिप से संबंधित है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये कोडिंग की थी। इसके अलावा जब डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता भी कहीं ना कहीं सशक्तिकरण को दिखाता है। तो उन लड़कियों ने स्वयं, ये सब उन्हें बताई नहीं गई थी, लेकिन उन्होंने स्वयं बयां किया था कि अब हम अपने विषय चुनने में हम समर्थ हो गए।
हमें पता है कि हमें आगे चल करके क्या करना है, हमें आगे चल करके कौन से विषयों को पढ़ना है, किस विषय में हमें स्नातक करना है। तो ये सारी बातें वो जब निर्णय लेने की बात करती हैं तो ये चीज़ दर्शाता है कि वो एम्पावर्ड हैं। तो ये सारी बातें जहाँ उन्होंने निर्णय की बात कही, अब हम दूसरों से पूछते नहीं हैं, हम दूसरों पे अब आश्रित नहीं हैं कि हमें क्या करना है। हम अपने माता-पिता से ज़रूर चर्चा करते हैं, लेकिन अपनी बात हमने जो हमें करना है, वो हमने निश्चित किया हुआ है। तो ये इंगित करती हैं कि उनके निर्णय लेने की क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। तो ये ऐसी बातों को, ऐसे शब्दों को, ऐसे वाक्यों को एक तीसरा कोड दिया गया कि डिसीजन मेकिंग। तो इस तरीके से ये कोडिंग की जाती है। और जब हम कोडिंग, इसी के साथ यही क्लासिफाइंग है, इसमें भी हम वर्गीकरण कर लेते हैं कि उनका सब्जेक्ट नॉलेज मिला, बढ़ा, उनका उनके राइट्स क्या है, उनके लिए जो प्रावधान है वो क्या है, उसके बारे में उनके नॉलेज बढ़ा, तो उसको हमने एक कैटेगरी में रख दिया, एक श्रेणी में रख दिया। इसी तरीके से उनके निर्णय लेने की क्षमता है वो एक श्रेणी में रख दिया, उनके जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं वो एक श्रेणी बनी। तो इस तरीके से ये अलग अलग श्रेणियों में, अलग अलग थीम्स में बांट करके रखा गया। जब सारे हमारे पास जितने इंटरव्यू लिए थे, यदि हमने 12 दृष्टिबाधित विद्यार्थियों का साक्षात्कार लिया था, तो उन 12 लड़कियों के साक्षात्कार से सारी बातें उभर के आई कि ये बातें इन्होंने कही हैं, तो ये कॉमन होती हैं। तो इन्होंने भी ये बात कही, इन्होंने भी एक बात कही, इसने भी कही। यदि सब्जेक्ट नॉलेज की बात है तो पार्टिसिपेंट नंबर 1 ने बात कही है, दूसरे ने कही, 5वीं ने भी कही, 6ठी ने भी कही। तो वो उस तरीके से हम लोग इसको सारे साक्षात्कार को, ये करना समय लेने वाला कार्य होता है, क्योंकि एक साक्षात्कार में कई पन्ने भर जाते हैं और उन पन्नों को लेकर के बैठ करके फिर हम जब विश्लेषण करते हैं तो वो पूरे वाक्य शब्द पढ़ना, और यदि 12 थे हमारे सहभागी दृष्टिबाधित विद्यार्थी, तो उसमें इतने सारे, तो सबको लेकर के पढ़ना, कंपाइल करना, एक जगह रखना। तो ये है क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस का तरीका, जिसमें हम लोग उनके इंटरव्यू के थीम्स, इंटरव्यू से साक्षात्कार से थीम निकाल रहे थे और बना रहे थे। तो इसमें जब थीम निकाला जाता है तो 5 से 7 जनरली सामान्यतः थीम्स निकल के आती हैं। तो इन थीम्स को लेकर के फिर हम लोग इस पे रिपोर्ट करते हैं और रिजल्ट पे आते हैं, परिणाम में आते हैं कि यहाँ पर लड़कियों के स्कूली वातावरण को सशक्तिकरण के दृष्टि से जो उनके अनुभव थे, साझा अनुभव थे, वो ये थे, और जिसको हम इन 5 या 6 या 7 थीम्स में बांट सकते हैं। तो इस तरीके से हम प्रदत्त विश्लेषण करते हैं। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि यह बहुत ही अलग है, जो हम सांख्यिकी विश्लेषण करते हैं उससे एकदम भिन्न है। जब हम बहुत सारे डेटा को कंपाइल करते चले जाते हैं तो ये डेटा रिडक्शन यानी उसका कंडेंसेशन, यानी जैसे कि वो धीरे बहुत सारा फैला हुआ था, हमारे पास हो सकता है कि हजारों पन्ने हों, 12 लड़कियों के हमने इंटरव्यू उनके 1 बार 2 बार लिया है, तो उन पन्नों से जो हमारे जो निकल रहे हैं कैटेगरीज, थीम्स बन रही हैं, उन थीम्स को हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अब 12 लड़कियों में से 11 ने इस थीम को, 12 ने इस थीम पे बताया है, उन्होंने बयां किया है, उन्होंने अभिव्यक्त किया है साक्षात्कार में, तो उसको हम पाइल अप करते जाते हैं। ये थीम में ये चीजें आ रही, इस थीम में ये बातें आ रही हैं, इस थीम में ये चीजें आ रही हैं। यदि हम कह रहे हैं कि उनके नॉलेज में इजाफा हो रहा है, तो नॉलेज में सब्जेक्ट नॉलेज होगा, नॉलेज अबाउट राइट्स एंड ड्यूटीज होगा, नॉलेज अबाउट द प्रोविजंस बाय गवर्नमेंट, यानी जो सरकार के प्रावधान है उससे संबंधित ज्ञान मिल रहा है। तो इस सबको हम लोगों ने एक थीम में रख लिया। इसी तरीके से उन लोगों के जो सोशल रिलेशनशिप्स थे उसको रखा, उसमें सोशल रिलेशनशिप्स में टीचर के साथ संबंध कैसा था, सहपाठियों के संग कैसा संबंध उनका रहा है, किस तरीके से वो देख रहे हैं, कैसा वो अनुभव कर रहे हैं। तीसरा, उनको कोई वोकेशनल जो व्यावसायिक कुछ शिक्षा मिली है वो क्या मिली है, वो भी उनको सशक्त कर रहा, उसकी भी उन लोगों ने चर्चा की थी। तो इस तरीके से इसका भी हम लोग एक अलग कैटेगरी थीम बना करके रखते हैं।
तो इस तरीके से ये विभिन्न थीम्स को हम लोग जब करते हैं तो जो डेटा इतना फैला हुआ था धीरे 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 वो ठोस हो जाता है, एक जगह आ जाता है। कंडेंसेशन मतलब कि जब हम बहुत ज़्यादा है उसको हम एक जगह कर रहे हैं, तो ये तो इसलिए कम इसलिए नहीं हो गया कि हमने किसी चीज़ को उठा के फेंक दिया, हटा दिया, बल्कि इसलिए कि हमने उसको एक जगह कर दिया है, तो इसलिए जो फैलाव था वो कम हो गया है। इसके बाद दूसरा जो चरण होता है वो होता है डेटा डिस्प्ले, या प्रदत्त को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो प्रदत्त प्रदर्शित करने से बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें और स्पष्ट होती जाती हैं, कि हमारे पास ये समझ आती है कि क्या हो रहा था, क्या हो रहा है, और इसमें कुछ चीज़ें जो हैं बाकी हैं, कुछ कमी है जिसको हमको जा कर के फिर करना है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर प्रदत्त विश्लेषण के साथ साथ कभी कभी आवश्यक होता है तो हम वापस फील्ड में जाते हैं प्रदत्त संकलन के लिए, कि कुछ गैप है, कुछ रिक्तियाँ हैं, कुछ लग रहा है, कुछ अधूरा रह गया, तो उसको हम पूर्ण करते हैं। तो जब हम डेटा डिस्प्ले करते हैं कई तरीके से हम कर सकते हैं, ग्राफिकल के रूप में भी हम कर सकते हैं। तो इसमें हम अपनी समझ को बनाए रखने के लिए उनके जो परसेप्शन है विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में और एक्सक्यूज मी, तो उसको जानने समझने के लिए हम लोग डेटा डिस्प्ले करते हैं। डेटा डिस्प्ले करने से चीज़ें और साफ हो जाती हैं, स्पष्ट हो जाती हैं। तो जैसा हमने अभी लिखा है वो चार्ट के रूप में भी हो सकता है, वो नेटवर्क के रूप, जैसा आपका विषय वस्तु है अध्ययन का उसके अनुरूप वो किसी भी रूप में हो सकता है, या 2-3 रूपों में भी आप रख सकते हैं। तो वो हो सकता है टेबुलर के फॉर्म में, नेटवर्क के फॉर्म में, या ग्राफ के फॉर्म में, या मैट्रिसेस के फॉर्म में। जब हम डिज़ाइन करते हैं कि किस तरीके से हम प्रदर्शित करें कि स्पष्ट हो, चीज़ें समझ में आए, तो हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि उस टेबल में या मैट्रिक्स में कितने रो होंगे और कितने कॉलम्स होंगे। रो मतलब कि जो ऐसे आड़े चलती है, कॉलम्स माने वर्टिकल, ऊपर से नीचे जो चलते हैं। तो कितनी पंक्तियां होंगी और कितने ऊपर से नीचे चलने वाले कॉलम्स होंगे, ये हम लोग तय करते हैं। और इस तरीके से, और उसमें जो हम करते हैं डिवाइड करते हैं कि ये इस रो में हम कौन सी बातों को रखेंगे और कॉलम की क्या हेडिंग होगी। तो इस तरीके से हम लोग उसको सजाते हैं, प्रदत्त को उसमें डालते जाते हैं, और इस तरीके से हम एनालिटिक या विश्लेषण कार्य करते चलते हैं। तो डेटा डिस्प्ले भी कहीं ना कहीं हमारे समझ को और साफ करता है, और हमारी स्पष्टता आती है कि ये विद्यार्थियों के जो उनके परिप्रेक्ष्य है, उनके जो अनुभव हैं विद्यालय शिक्षा को लेकर के, वो किस तरीके से हैं। तो ये जब हम डेटा डिस्प्ले डिज़ाइन, ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो डेटा को किस तरीके से प्रदर्शित किया जाए जिससे कि चीज़ें स्पष्ट उभर कर आ जाएं जो वहाँ पे वास्तव में थी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर हम उसको जो है डेटा को प्रस्तुत करते हैं, एक एसेंस प्रस्तुत करते हैं। सभी ने एसेंस मतलब कि सभी के समान अनुभव क्या रहे, यहाँ पे सभी व्यक्तियों के समान अनुभव क्या रहे हैं वो हम प्रस्तुत करते हैं। जैसा अभी हमने बताया, सारणी में या फिगर्स के रूप में, कुछ चित्रों के रूप में, या फिर हम डिस्कशन भी करते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम इस पे विवेचना भी करें कि जो भी चीज़ें आई हैं वो क्या है। तो हम इसको जो भी चीज़ है रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे हम उसको प्रदर्शित करते हैं कि लोगों को स्पष्ट रूप से जिनका हम किसी घटना के प्रति जिन व्यक्तियों के अनुभवों का अध्ययन कर रहे हैं, वह सार वो एकदम स्पष्ट रूप से सबको समझ में आ जाए। जो पाठकगण हैं उस थीसिस को पढ़ें या उस पेपर को पढ़ें, उस शोध कार्य को पढ़ें, तो फिर उन्हें वो स्पष्ट समझ में आ जाए कि क्या इसमें एक्सपीरियंसेस रहे, अनुभव रहे। वो सार उसको प्रस्तुत किया जाता है, और इस सार में कॉमन एक्सपीरियंसेस यानी समान जो उनके अनुभव हैं उसको अभिव्यक्त करके रखा जाता है। अब हम आते हैं कि जब हम फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च करते हैं तो उसकी व्याख्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन।
तो इंटरप्रिटेशन में दो महत्वपूर्ण चीजें हैं पहले तो, फिर तीसरी उसी से निकल के आती है। पहली दो बातें जो है कि हम पहले एक टेक्सचुरल डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो टेक्सचुरल डिस्क्रिप्शन का मतलब है शाब्दिक वर्णन। ये शब्द व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, क्या महसूस किया गया, क्या अनुभव रहे, ऐसा उन्हें क्यों लगा, तो ये किस तरीके का अनुभव था। तो ये सारे टेक्सचुरल डिस्क्रिप्शन है। अधिकतर जैसे हमारे जो शोध कार्य हमारे निर्देशन में हुआ था, तो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों का जो अपना अनुभव था वो संतोषप्रद अनुभव था। वो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाला एक विद्यार्थी का वातावरण, उन्हें विद्यालय या वातावरण मिला जो उन्हें सशक्त करने में बहुत मदद किया। तो यहाँ पर व्हाट हैपेंड यानी विद्यार्थियों ने या किस तरीके के एक्सपीरियंसेस हुए, इसका वर्णन किया जाता है। किस तरीके का उनका परसेप्शन बना, प्रत्यक्षीकरण था, क्या उनके विचार बने, कैसा उन्होंने इसको समझा और साझा किया, ये होता है। जो स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन है, जो संरचनात्मक वर्णन है, वह यह बताता है कि ये कैसे अनुभव, यही बात की गई, इसके पीछे क्या संदर्भ था, क्या प्रसंग था, किसके कारण, किन कारणों से ये ऐसा महसूस किया गया, ऐसा अनुभूत किया गया, ऐसा जाने लगा, ऐसा विचार आए। तो ये स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन कहते हैं। व्हाट हैपेंड में होता है कि जैसा अनुभव किया गया उसका वर्णन होता है, और ये वर्णन ऐसा क्यों हुआ, किस स्थिति में, किस अवस्था में इस तरीके का ये अनुभव हुआ, यह जब हम वर्णन करते हैं तो इसको स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन करते हैं। और अंत में हम लोग एक एसेंस या हम सार करते हैं जिसमें सभी लोगों ने के क्या एक्सपीरियंसेस रहे किसी घटनाक्रम के प्रति। तो इस तरीके से इंटरप्रिटेशन में ये पहले दो मुख्य बात और इन दो मुख्य बातों को से निकलते हुए वो जो है एसेंस निकलता है। सो दिस इज ऑल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।